लियो की मॉम उसके बॉयफ्रेंड को लेके इतना ज़्यादा बोल रही थी कि उसे मजबूरन बोलना ही पड़ता है कि उन दोनों की ब्रेकअप हो गई थी। ये सुन के उसकी मॉम तो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है, उसे डांटने लगती है। आसपास के लोगों का भी उन्हें ख्याल नहीं था। शनशन के मॉम डैड उन्हें रोकते हैं। शनशन खुद उन्हें रोकने जाती है तो वो शनशन को ही धक्का मार देती है। शनशन के दादाजी उन्हें मना करते हैं पर फिर भी वो बोलती ही जाती है। ऐसे में शनशन के दादाजी की तबीयत खराब होने लगती है। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले आया जाता है। डॉक्टर उन्हें देख के बताते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, सब नॉर्मल ही है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि वो ठीक थे तो डॉक्टर उन्हें घर ले जाने के लिए बोलते हैं। चेकअप के लिए दादाजी को कल फिर से हॉस्पिटल लाना था उन्हें। अब एक बूढ़े इंसान को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करना भी तो पॉसिबल नहीं था ना उनके लिए। तो वो लोग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन के लिए दादाजी को यहीं पे रहने दिया जाए, पर ये हॉस्पिटल रूल के खिलाफ था। अगर किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नजर ना आती हो तो उन्हें बेड नहीं दिया जा सकता था। शनशन के मॉम डैड भले ही उस पर प्रेशर ना डालते हो, पर आंटी जी थी ना, वो शनशन पे बार बार प्रेशर डालने लगती है कि उसे ही दादाजी के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। शनशन के फोन पे ज्यादा चार्ज नहीं था, इसीलिए वो लू शुआंग को कॉल करके उसे नेट पे कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च करने के लिए बोलती है। मतलब जिस हॉस्पिटल में उसके दादाजी के लिए एक दिन के बेड का इंतजाम हो सके, ऐसा कोई हॉस्पिटल देखने के लिए बोलती है। पर लू शुआंग कहती है वो इस बारे में उससे क्यों मदद मांग रही है, वो तो फेंग से कह सकती है। अगर वो फेंग से कहेगी तो वो एक चुटकी में उसके सारे प्रॉब्लम का सलूशन कर देगा। पहली बात तो फेंग यहाँ पर था ही नहीं, और दूसरी बात शनशन भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक था तो शनशन फेंग से बात करना चाहती थी, पर फेंग शायद अभी तक उठा नहीं था। इसीलिए शनशन रिसेप्शन में उसके लिए मैसेज छोड़ने की बात सोचती है। पर शनशन की आधी अधूरी इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट को ठीक से समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में ली शुआ वहाँ से गुजर रही थी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन के उसे समझ में आ जाता है कि चाइना से फेंग के लिए कॉल आया होगा और वो शायद शनशन ही हो सकती है। वो जाके रिसेप्शनिस्ट के पास फोन मांगती है, पर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी ना ऐसे ही किसी को फोन दे सकती थी। इसलिए ली शुआ अपने आप को फेंग की पत्नी बताती है, और ये बात शनशन के कान तक भी पहुँचती है। अब फेंग की पत्नी को तो रिसेप्शनिस्ट कॉल दे ही सकती थी। फिर जब वो शनशन से बात करने जाती है तब शनशन यही सोचने लगती है कि ली शुआ ने अपने आप को फेंग की पत्नी क्यों कहा। शायद उतनी भी बड़ी बात नहीं थी, पर इस बात से शनशन का दिल छोटा हो जाता है। ली शुआ जब उससे पूछती है कि उसे फेंग से क्या कहना है वो उसे बताए, वो बाद में उसे बता देगी, तब शनशन कहती है नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही कॉल किया था, वो बाद में फेंग से फोन पे बात कर लेगी। शनशन जब भी उसके रिश्ते को लेके कंफर्म होने लगती थी तभी उसके सामने ऐसा कुछ आ जाता था कि फिर से वो उसके और फेंग के रिश्ते को लेके डाउट करने लगती थी। वहाँ फेंग जब रिसेप्शन में जाता है तब उसे पता चलता है उसके लिए शनशन का कॉल आया था और उसकी पत्नी ने फोन पकड़ा था। तब जेंगशी के मुंह से ली शुआ का नाम निकलता है। वो फेंग से कहता है उसे शनशन के साथ इस बारे में डिस्कस करके सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए, पर फेंग कहता है कोई बात नहीं, अगर जरूरत होगी तो शनशन खुद उसे कॉल कर लेगी। बाद में वो शनशन को मैसेज करके लिखता है कि वो जब भी नींद से उठेगी तभी उसे कॉल करे, पर शनशन ना तो तब उसे कॉल करती है और ना ही बाद में। ऑफिस पहुंचते ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, और वो तभी के तभी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। हॉस्पिटल जाके वो देखती है दादाजी की तबीयत सच में बहुत सीरियस थी, और आंटी जी फिर से उस पर प्रेशर डालने लगती है कि उसे ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। दादाजी की ऐसी हालत देख के शनशन बहुत वीक पड़ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। शनशन को अब एहसास होता है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो अपने दादाजी के लिए ट्रीटमेंट का बंदोबस्त भी नहीं कर सकती। जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसा, जो कि उसके पास नहीं थे। आम लोगों के लिए सब कुछ बहुत महंगी पड़ती है। शनशन अपने आप को ब्लेम करने लगती है कि वो कैसे इतने दिनों तक केयर फ्री होके घूम रही थी। उसे तब लू शुआंग की बातें याद आती है कि उसे फेंग से इस बारे में बात करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो फेंग को कॉल कर ही देती है, पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो बस रोने लगती है। शनशन को रोते हुए देख फेंग का दिल भी बैठा जा रहा था। वो उससे बार बार पूछने लगता है कि क्या हुआ। फिर जाके शनशन अपने दादाजी के बारे में बताती है। फिर क्या था, फेंग अपने सेक्रेटरी और ड्राइवर से कह के सब कुछ बंदोबस्त कर देता है। वह ली शुआ को जब पता चलता है कि फेंग को उसके मिसेस फेंग वाली बात पता चल गई है, वो तभी के तभी उससे बात करने चली जाती है।
वो अपनी सफाई में कहती है कि अगर वो रिसेप्शनिस्ट से अपने आप को मिसेस फेंग नहीं बताती तो वो उसे फ़ोन नहीं देती। उसे लगा था कि शायद कंपनी से उसका कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया होगा, तो इसीलिए उसने फ़ोन उठाया था। फेंग कहता है कि अगर कंपनी के बारे में कोई ज़रूरी बात होती तो उसे ही कॉल किया जाता, ना कि रिसेप्शन पे कॉल करते वो। पर उसने तो शनशन के बारे में भी नहीं बताया कि उसका कॉल आया था। तब लीशुआ कहती है उसे लगा कि शनशन ने उसके साथ फ़ोन पे बात कर ली होगी, इसीलिए वो इस बारे में अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं समझी। फेंग अब तक तो चुप था, पर लीशुआ के एक के बाद एक झूठ बोलने के बाद वो और चुप नहीं रह पाता। उसे ना बहुत पहले ही लीशुआ के मोटिव के बारे में पता चल गया था। उसे पता था कि लीशुआ की वजह से ही उस दिन ऑफिस मीटिंग पे शनशन उस तरह के उटपटांग मेकअप करके आई थी, ताकि शनशन को सबके सामने एम्बेरेस्ड होना पड़े और उसके बॉयफ्रेंड होने के नाते उसे भी एम्बेरेसमेंट हो। पासपोर्ट के बिना शनशन यहाँ पे उनके साथ नहीं आ पाएगी जान के भी वो उनके साथ चली आई, ताकि शनशन को बुरा लगे। वो हर पल शनशन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और ये जताने की कोशिश करती है कि शनशन उसके काबिल नहीं, उसके साथ शनशन को नहीं बल्कि उसे होना चाहिए। और इस बार भी उसने शनशन का दिल छोटा करने के लिए, उसे इंसल्ट करने के लिए अपने आप को मिसेस फेंग कह के बताया। अब जब फेंग को सब कुछ पता चल ही गया था तो लीशुआ भी सब कुछ एडमिट कर लेती है। वो कहती है उसे समझ नहीं आता कि उसने शनशन में ऐसा क्या देख लिया। फैमिली बैकग्राउंड कहो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहो, वो किसी भी चीज में उसके बराबर नहीं है, फिर भी उसने उसे ही क्यों चुना। पर फेंग के आंखों में तो शनशन ही बेस्ट थी। फेंग लीशुआ को ना ही उस नजर से कभी देखा था और ना ही कभी देखता, और इसके बाद तो वो उसके आंखों में और भी ज्यादा नीचे गिर गई थी। वहाँ शनशन को फेंग के ड्राइवर के साथ बात करते देख शनशन की मॉम और आंटी जी सोचने लगती है कि शनशन के साथ उसका शायद कुछ चल रहा है। शनशन के मॉम को तो फेंग का ड्राइवर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। शनशन उन्हें बार बार समझाती है कि वो बस उसका कलीग था, पर उन दोनों को कौन समझाए। बाद में फेंग की बहन भी शनशन के दादाजी को देखने आई होती है। उसे जब पता चलता है कि वो सब मिलकर शनशन के छोटे से घर में रह रहे थे, तब वो उनके लिए रहने का बंदोबस्त करती है। वैसे शनशन के मॉम डैड बहुत बार कहते हैं कि उसे उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर उनका मकान भी खाली ही पड़ा था। इतना बड़ा घर देख के शनशन की आंटी जी तो मतलब पागल ही हो गई थी। उसकी मॉम भी बहुत खुश थी, पर उसके मॉम को बहुत अजीब लग रहा था। मतलब वो एक आम एम्प्लॉय होके उसके इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स कहाँ से थे, और उसके कलीग्स भी इतने अमीर होके उसे इतना हेल्प क्यों कर रहे थे। और वो फेंग के बहन के बारे में पूछती है कि क्या वो भी उसके कलीग थी। शनशन जब उनसे कहती है कि वो उसकी बॉस की बहन थी, तब वो दोनों तो आसमान से गिरते हैं। मतलब बॉस की बहन होके भला उसे क्यों मदद कर रही थी। शनशन कहती है उसके ब्लड ग्रुप के साथ बॉस की बहन की ब्लड ग्रुप मैच करती थी ना, इसीलिए एक बार जरूरत पड़ने पर उसने उसे ब्लड दिया था। तब से वो उसके साथ बहुत अच्छी है, वो उसे बहुत प्यार करती है। तब जाके शनशन के मॉम के लिए सब कुछ क्लियर होता है और वो काफी निश्चिंत हो जाती है। बाद में शनशन उन्हें वहाँ छोड़ के खुद अपने घर चली आती है। थोड़ी देर बाद बहुत सोचने के बाद वो फेंग को थैंक यू मैसेज करती है। फेंग उसे तभी के तभी कॉल करता है। वो उसे लीशुआ को लेके जो गलतफहमी क्रिएट हुई थी उस बारे में बात करता है। वो उसे समझाता है कि लीशुआ ने किस वजह से अपने आप को मिसेस फेंग कहा था। शनशन कहती है उसे पता है, वो तो कब की समझ गई थी, और वैसे भी दादाजी को लेके वो इतनी ज़्यादा बिजी थी, इतना भागा दौड़ी करना पड़ रहा था कि उसे तो इस बारे में ख्याल ही नहीं था। वो लीशुआ को गलत ना समझे और उसे इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उसे। फेंग शनशन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और शनशन के लिए यही सुकून देने वाली बात थी। वह लीशुआ फेंग से झगड़ा करके यहाँ आके चुपचाप बैठी थी। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। फिर अचानक से ये बंदा आके उसके सामने मैजिक दिखाने लगता है, और इतने सारे मैजिक देखने के बाद नेचुरल सी बात थी, किसी का भी मूड ठीक हो जाता। लीशुआ भी दिल खोल के हंसने लगी थी। फिर अचानक से जेंगशी उसके सामने आता है, और इतने सारे कारनामे के पीछे जेंगशी का ही हाथ था। मतलब उसने नहीं किया था, पर उसने करवाया था लीशुआ को हंसाने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए। जेंगशी उसे सफेद गुलाब देता है, पर लीशुआ चुपचाप खड़ी रहती है। फिर आसपास के लोग उसे कन्विंस करने लगते हैं उस गुलाब को ले लेने के लिए। जेंगशी कहता है अगर वो इस गुलाब को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये लोग उसे शादी के लिए कन्विंस करेंगे। तब लीशुआ उसके हाथों से गुलाब लेके वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों बात करते करते चलने लगते हैं।
जेंगशी लीशुआ को प्यार का मतलब समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि प्यार का मतलब हमेशा पाना नहीं होता। जैसे कि वो फेंग से इतना प्यार करती है, अगर फेंग उसे कभी ना मिले तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके दिल में फेंग के लिए जो जगह थी वो बदल जाएगी। मतलब ऐसा कह के वो अपने ही दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था।